अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का? You know, I just came across this very sad news of Tariq Fazl Chaudhry's son passing away in a car accident। और दोबारा से हमने जो है इस बात को एक दफ़ा गेज करने की ज़रूरत है, या इस बात को दोबारा से डिटर्मिन करने की ज़रूरत है कि हमारी जो लोकल कार्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, वैसे ही आई डोंट नो व्हाट कार ही वाज यूजिंग, बट दे आर नॉट सेफ। मतलब दे आर नॉट सेफ। खैर, अब तो बहुत सी गाड़ियाँ जो आ रही हैं, एटलीस्ट वो जो सेफ्टी के चेक मार्क अगर टिक्स करने हो तो सीट बेल्ट और ये सब कुछ, एयर बैग्स, ये सब कुछ होता है, बट द बिल्ट itself is quite substandard a lot of the times, but in this particular case अब्दुल्ला जो हम बात कर रहे हैं, कभी कभार कोई फ्रीक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसमें बाकी और चीज़ों की इतनी आपको पता है कि हाउ सेफ वॉज द कार और ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, there are some visuals for it, not that we want to show you so early in the morning, लेकिन ये खबर जब आई और तो हम थोड़े से शॉक में चले गए। ये किसी भी वालिद, वालिदा, वालिदैन, घर वालों के लिए गम का पहाड़ तो मेरा ख्याल है छोटा ही लफ्ज़ होता है जब जवान बच्चा इस तरह से बेवक्त दुनिया से चला जाए। अल्लाह ताला इनके घर वालों को, तारिक फजल चौधरी साहब को सब्र दे, और बच्चों से भी यही हम गुजारिश करेंगे कि जो ओवर स्पीडिंग का सबका दिल चाहता है, ज़रा जवान होते हैं आप तो आपको दिल करता है, मौसम अच्छा है, सड़कें खूबसूरत और हैं, एक दिल में एक सेंस होती है कि हम जो भी कर रहे हैं विल बी फाइन, ये जो एक है। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज शायद परहैप्स हमने भी कुछ साल पहले कुछ इस किस्म की शायद हरकतें की हों जो कि अब सोच के लगता है कि what were we doing, तो ये एक सेंस, आई डोंट नो हाउ टू पुट दैट इन यंग पीपल, कि हर चीज़ से हमेशा निकला नहीं जा सकता। वी डोंट नो कि इस सिचुएशन में क्या केस था। एक वार्निंग है, वैसे मतलब वैसे ही हम एक बात कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, हम उसकी तफसील में नहीं जा रहे। बस हम बच्चों को, बच्चियों को, नौजवानों को पर्टिकुलरली यही कहना चाहेंगे कि एक लिमिट से ज़्यादा आपको स्पीड करने की क्या ज़रूरत है, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दो चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर ध्यान में रखें, अगर इवन इफ़ यू आर अ पैसेंजर इन अ कार और इफ़ यू आर ड्राइविंग, तो एक तो आप सीट बेल्ट ज़रूर पहने। लिटरली 5 मिनट की ड्राइव पे अगर आपने दुकान पे भी जाना है ना, उसमें भी सीट बेल्ट पहने और ओवर स्पीड मत करें। सो ये दो चीज़ों को अगर मेरा ख्याल है कि इसके बारे में कॉन्शियस रहें तो इंशाल्लाह। और हेलमेट्स का इस्तेमाल, साथ ही जो हमारे मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, परसों ही मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था जिसमें एक शख्स था जो बिस्तर पे लेटा हुआ था, कुछ खराशे वगैरह थी और साथ में उसका हेलमेट पड़ा हुआ था जो फटा हुआ था, और उसने यही लिखा हुआ था कि अगर ये हेलमेट ना होता तो आज मेरे सर का वो हशर होता जो इस हेलमेट का हुआ है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लव्ड वंस, और ना सिर्फ खुद हेलमेट पहने, पूरी दुनिया में अब कॉमन है कि आपके पीछे जो बाइक पे या मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे, स्कूटर पे जो भी बैठता है वो भी हेलमेट पहनता है। सो ही और शी आल्सो हैज टू वेयर अ हेलमेट। बिल्कुल, खास तौर पे वो जो हमारे यहाँ तो 4-4, 5-5 लोग मोटर बाइक पे बैठे होते हैं ना, तो जो ड्राइवर होता है उसने यूजुअली हेलमेट पहनी होती है, बाकी 2 बच्चे आगे 3 पीछे, मतलब और किसी के हेलमेट तो खैर दूर की बात है, अव्वल तो इतने ज़्यादा लोग बिठा के, मतलब दैट इज़ अ डेंजर सिग्नल पूरा एक ऑलरेडी चलता फिरता। तो बी केयरफुल एंड टेक योर लाइफ मोर सीरियसली। यस, वो जो टैंकी पे आप हेलमेट रख के चलाते हैं ना, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। टैंकी शायद महफूज रहे, आप उसके वजह से महफूज नहीं रहेंगे। सो जस्ट बी कॉशियस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्या हम बात करें, बिजली की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, गर्मी बला की पड़ रही है। ऑल्दो आज रात से मुल्क भर में दोबारा से बारिशों की और शदीद बारिशों की इस मरतबा पेश गोई की जा रही है। खैर, होता क्या है, होता यह है कि टैक्स चोरी नहीं पकड़ सकते तो टैक्स गुजारों पर बोझ डाल दें। बिजली गैस चोरी का कुछ नहीं हुआ तो बिल देने वालों का भुरकस निकाल दें। IMF शराइत की आड़ में हुकूमत मुसलसल अपनी नाअहली छुपा रही है। जुमे के दिन नैपरा ने बिजली बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा कर दिया। उसके बाद कम अज कम कीमत 18 रुपये 36 पैसे हो गई, लेकिन ये भी सिर्फ 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए। 200 वालों के लिए तकरीबन 24 रुपये का यूनिट होगा और इससे ऊपर वालों के लिए रेट और भी ज्यादा होगा, वो ना ही आप इमेजिन करें। और आपको बता दें कि बिल्कुल इसके साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ
2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। आपको पता है ना कि एक रेट होता है पूरा फ्रॉम टाइम टू टाइम चल रहा होता है, तो उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, जहां यूनिट की कीमत 50 रुपए को छुएगी। और अंदाज़ा है कि जो बिल इस वक्त 10,000 आ रहा है वो 18,000 तक जा पहुंचेगा। आपको पता है ना कि एक पीक आवर्स होते हैं, तो वो यूजुअली 6 to 10 या इस किस्म के पीक आवर्स होते हैं, जो अब 5 to 11 कहा जा रहा है, तो उसमें भी 2 घंटे का इजाफा है। और ये सब नाफिज हो चुका है 1 जुलाई से, तो लिहाजा ये भी नहीं है कि आप कोई प्रोटेस्ट करें। ऑलरेडी जिस महीने में हम हैं उसमें ऐसा ही होगा, नया रेट जो है वो चल पड़ा है और हुकूमत इसे IMF की डिमांड बता रही है। ये सब इसलिए मैं कहूँगी कि हो रहा है कि लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी पर आपको पता ही है कोई काम नहीं होता। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अगर आप लिटरली इस पे टेक ओवर नहीं कर सके, इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सके, तो जो बिजली सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने बिल्स दे रहे हैं, उनका क्या कसूर है? ये निज़ाम कौन, मुझे नहीं समझ आता कि कोई अल्लाह मियाँ की तरफ से ख़ास मदद की हम दुआ करें कि ये निज़ाम, ये बिजली चोरियाँ, ये लाइन लॉसेस, ये किसी ने तो ठीक करने हैं। मतलब ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, जमहूरियत आ जाए, डिक्टेटर आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये मसाइल हल नहीं। दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जी ये है, अब क्या हो सकता है, आगे चलो, यानी ये है और इसकी वजह से मसले पड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, वजीर आज़म को भी बाय द वे पता है कि ये बहुत इश्यूज हैं हमारे, और उन्होंने एतराफ़ भी किया और एक साथ साथ एक फरमाइश भी की है। वो क्या है, ये देखें। देखिए, मैं आपसे बड़े अदब से और इंतज़ारी से बात कर रहा हूँ कि लाइन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, बिलिंग बिल्कुल आपकी बिलिंग का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, ये बताएंगे, बैठे हैं अपना चौधरी साहब कि अपना किसी का बिल किसी को जाता है, किसी का बिल किसी को जाता है, लेकिन जो बिजली चोरी होती है वो कौन करता है? मैं बड़े अदब से, आई एम बीइंग इन ऑल ह्यूमैनिटी बीइंग वेरी स्ट्रेट एंड ब्लंट विद यू एंड ब्लंट विद माई सेल्फ कि टेक्स 2 to tango। ये हुकूमत की जहाँ पर अपना गलतियाँ हैं, जहाँ हुकूमत की कमजोरियाँ हैं, जहाँ पर एहलकार मिली भगत से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो आपने उसको ठीक करना है मिलके कि ये फलां बंदा ये चोरी कर रहा है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, या फलां इंडस्ट्री में ये मिली भगत से चोरी हो रही है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, जो अब मुझे ये बताइएगा कि जो आप नए टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जरा टैक्स की भरमार हो गई, ठीक कहते हैं आप, लेकिन जो टैक्सेस जो लगे हुए हैं, जिनको आपने मान लिया, वो अगर अदा नहीं करेंगे तो फिर एडिशनल टैक्सेशन अपना नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? तो आपको तो काली भेड़ों का आपको एहतसाब करना चाहिए, जहां पर आपका जो फायक हक है हुकूमत के ऊपर, आप मशवरे दें, तनकीद करें, अपना राइट मनवाएं, वहां पर आपको अपने सफ़ों में से काली भेड़ों का मुकम्मल तौर पर उनका आप सोशल बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, पता है क्या, ये बड़ी किताबी बातें हैं, सोशल बाइकआउट। एक तो कोई बताएगा मुझे, साथ वाला मेरा रिश्तेदार, कि मैं बिजली चोरी करता हूँ, पता नहीं लगेगा। अगर एक मोहल्ले में सभी कर रहे हैं, जो कि हैं ऐसे मोहल्ले, सभी जानते हैं, वी नो आल्सो एज वेल। मजे की बात है, वी ऑल नो। हाँ, व्हाई डू यू नॉट नो? और एक बात बताऊं मैं आपको, इतनी गुर्बत है कि हम सोशल बाइकआउट, अखलाकी जिम्मेदारियां, जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, वहां मेरी तो किसी को हिम्मत नहीं पड़ती कहने के लिए कि आप बिजली चोरी ना करें। मतलब एक पंखा और एक बल्ब जलाता है वो, अगर मुझे नहीं पता, कुंडा डाल के चलाता है, यहाँ इनकरेज नहीं कर रहे हैं हम, ना इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि इसका हल क्या है या क्या निकलेगा। जहां इंसान के पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आटा नहीं है, उसको मैं भाषण देना शुरू कर दूं कि अरे तुमने ये किया, मुझे नहीं पता कि क्या हो, क्योंकि उसको वो बेसिक चीजें फराहम करना भी रियासत की जिम्मेदारी है। उसके बच्चे एटलीस्ट स्कूल तो जा सकें, वो कोई सीन ही नहीं है। ये बड़े अच्छे आपने सवाल रेज किए हैं, ऑनेस्टली हम तो रेज ही कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स तो कोई और हैं, दे शुड कम अप विद सम प्लान्स एंड आइडियाज। हमारे साथ बिलाल अजहर कयानी है, जो कोऑर्डिनेटर टू PM ऑन एनर्जी एंड इकोनॉमी है। बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किए, लेकिन ये बात जरा हमें समझा दें कि हुकूमत किसी पर हाथ ना डाल पाए, लेकिन दूसरों से फरमाइश करे कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, यानी उन्होंने अपना काम नहीं किया, हम क्यों वो खमियाजा भरें? ये प्लीज जरा एक्सप्लेन कर दें पहले तो।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब, हुमा साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छा किया कि आपने वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो क्लिप चलाई, और हकीकत भी यही है कि ये एक हमें ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स की इस सेक्टर में ज़रूरत है, ताकि ये जो एक ओवर आर्चिंग मसला है इसको तो इसी तरह ही हल करना होगा। आपको याद होगा 2013 से 17 के दरमियान भी पिछली पीएमएन गवर्नमेंट में हमने इस तरफ रिफॉर्म्स लिए थे, जिसकी एक पॉलिटिकल प्रेशर भी आया था, मगर हमें वी विल हैव टू टेक स्टेप्स लाइक दैट ताकि इस मसले का हल हो। ये जिस तरह की थेफ्ट होती है, जिस तरह की इनएफिशिएंसीज हमारे पावर सेक्टर में है, जिसकी वजह से हमारा एक सर्कुलर डेट का भी इजाफा हुआ है, वो पिछले एक साल में हमने अभी उसको थोड़ा कम भी किया है और इस साल कोशिश है कि कम से कम इजाफा ना हो। मगर ओवरऑल ये मुस्तकिल इसका हल यही है कि हमें वो रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे जिसके नतीजे में ये जो एक मिली भगत से थेफ्ट्स भी होती हैं या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, उसका जो हमने उसमें एफिशिएंसीज लानी है वो लानी होंगी। मगर देखिए, साथ ही साथ मैं ज़रा ये ज़रूर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टैरिफ के हवाले से एक थोड़ी सी मैं फैक्ट सामने लाना चाहूँगा कि जो आपके 54% कंज्यूमर्स हैं, 54% या आपकी अक्सरियत जो आपके बिजली के कंज्यूमर्स हैं, इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं, वो 100 से 200 यूनिट की उसमें ब्रैकेट में आते हैं। और ये वो सारे शहरी हैं जो या पूरा साल या कम से कम चंद माह साल में वो सिफर से लेके या 1 से लेके 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। और ये जो शहरी हैं, इनकी अभी भी जो साल अभी माली साल ख़त्म हुआ है, इसमें इनका टैरिफ तकरीबन 3 रुपये 95 पैसे से लेके 10 रुपये तक था। 10 रुपये हाईएस्ट रेट था जो ये कैटेगरी पे करती है। अभी भी ये जो टैरिफ नोटिफाई हुआ है नेपरा की तरफ से, ये एक रेफरेंस या एवरेज टैरिफ है। तो इसके नतीजे में जो स्लैब्स दीगर बनने हैं जो कि डिफरेंट कंज्यूमर्स पे लगेंगे, 100 से 100 यूनिट प्रोटेक्टेड होते हैं, लाइफलाइन होते हैं 100 से 200 यूनिट। उसके बाद जो ऊपर ब्रैकेट्स हैं वो अभी हुकूमत ने अनाउंस करने हैं, और इसमें कोशिश यही रहेगी कि जो ये लोग हैं जो 54% आपके कंज्यूमर्स हैं जो कि 1 से लेकर 200 यूनिट तक या लाइफलाइन ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, या तो उनके स्लैब्स में इजाफा ना हो, और अगर हो तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ना हो, ये कोशिश होगी। मगर मैं इसके बारे में इसलिए कुछ अभी आपको फैक्चुअली नहीं बता सकता क्योंकि अभी ये अनाउंसमेंट, ये फैसला और के एवरेज टैरिफ को मद्देनज़र रखते हुए जो नेपरा ने अनाउंस किया है, ये स्लैब्स क्या होंगी ये आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, तीसरी बात ये है कि ये IMF के साथ जो मुआहदे की बात है, देखिए बात यह है कि IMF के साथ कोई हुकूमत इस तरह कोई टैरिफ नहीं डिटरमिन करती या टैरिफ का वादा नहीं करती, मगर एक हमारा एक जो बुनियादी मसला है जो आपने भी हाईलाइट किया है कि सर्कुलर डेट का हमारा मसला इसलिए बहुत बन गया है क्योंकि अक्सर हम जितनी की बिजली बनाते हैं या ख़रीदते हैं उतनी की बेच नहीं रही गवर्नमेंट, उसके अंदर लॉसेस भी शामिल हैं। तो IMF के प्रोग्राम के अंदर ख्वाह वो बिजली हो ख्वाह वो गैस हो, एक चीज़ जो तय पाई गई है वो ये है कि हम कम से कम सब्सिडाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हम सब्सिडाइज़ क्रॉस सब्सिडाइज़ ज़रूर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हायर एंड या ज़्यादा माली कुव्वत रखने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टैरिफ चार्ज होता है ताकि 100 से 200 यूनिट वाले लोगों को कम करें, मगर हुकूमत की तरफ से या कौमी ख़जाने की तरफ से सब्सिडी ना जाए या जिसके नतीजे में सर्कुलर डेट में इजाफा ना हो। और देखिए सर, आपने बड़ा लंबा एक्सप्लेन किया है कि कितने यूनिट वालों को कितना बिल दिया जाता है, लेकिन कभी आप लेस्को के दफ्तर चले जाएं बाहर, आप के इलेक्ट्रिक के हेस्को के किसी भी दफ्तर के बाहर देखिएगा, लोगों के पैरों में जूतियां नहीं होती हैं और 15-15, 16-16 हज़ार रुपए का महीने का बिल लेके खड़े होते हैं, रो रहे होते हैं कि इसकी किस्तें करते हैं। We all know that. देखिए, और ये नहीं है कि वो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, उनको गलत बिल भेजे जा रहे हैं, उन्हें ओवरचार्ज किया जा रहा है। सो हम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह बरियोज़्ज़मा नहीं हो सकते। नहीं, कोई बरियोज़्ज़मा कर भी नहीं रहा अब्दुल्ला साहब, और ये बात आपने भी हाईलाइट की है, ये बात आपने वज़ीर आज़म साहब की खुद क्लिप अभी चलाई है मुझे शो में लेने से पहले, और वो तो हमारे इश्यूज़ हैं। देखिए, जहाँ पे वो हमें इसीलिए हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं या कभी ये डिबेट होती है कि हमें पावर सेक्टर को भी एक ऑर्डरली तरीके से प्राइवेटाइजेशन कंसिडर करनी चाहिए, या जो ये एक डिबेट है, ये 2013 से 17 में भी ये रिफॉर्म्स की बात हुई थी, इसलिए होती है ताकि ये जो एक इनएफिशिएंसीज है हमारे पावर सेक्टर में, इसको हमें एड्रेस करना होगा। बदकिस्मती है कि इस तरह की जब भी रिफॉर्म
रिफॉर्म्स या इस तरह की दुरुस्तगियों की बात आती है तो सियासी एक्सपेरिमेंट्स की नज़र होकर पूरा गवर्नेंस का निज़ाम यहाँ पे मफलूज हो जाता है, हमें फिर से सिरे से शुरू करना पड़ता है। मगर जिस तरह वज़ीर आज़म साहब की क्लिप में आपने खुद चलाया, हमें यकीनन ये सब चीज़ें देखनी होंगी, कौन कौन इसमें अनासर इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, हमने उसको किस तरह करना है, किस तरह क्यों बिलिंग के अंदर इस तरह की इनएफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें बिलाल साहब आपने जो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं ये एड्रेस हो रही हैं? अगर को तो एड्रेस हो रही है तो उसकी कोई बात करते हैं, वो हमें प्लीज बताइएगा। जी जी हुमा साहबा, हाँ जी जी, अब आप मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए। देखिए, आप जानती हैं पिछले 1.25 साल से मौजूदा हुकूमत एक फायर फाइटिंग मोड में रही है, क्योंकि हम एक डिफ़ॉल्ट के हाई रिस्क सिचुएशन के अंदर ये हमने हुकूमत संभाली, हमने वापस IMF को मेज़ पे लेके आए। पिछले 1.25 साल से वी बीन ट्राइंग टू कैरी आउट अ बैलेंसिंग एक्ट, जिसके अंदर आपने डिफ़ॉल्ट भी अवॉइड करना था, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी ज़ीरो होने से बचाना था, डिफ़ॉल्ट करने से बचाना था। और जिसके जब हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके बड़े सख्त असरात होते हैं और ख़ास तौर पर आपके सबसे कमज़ोर तबकात पे होते हैं। ये आपने श्रीलंका में हाल ही में देख लिया। उसके अलावा हमने इन मुश्किल हालात में भी कमज़ोर तबकात को, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, आटा की फराहमी हो, कोशिश की उनको भी प्रोटेक्ट करें। तीसरा, सैलाब की आफत आई, उसके चैलेंजेस थे। अब आपने देखा है कि 30 जून को स्टाफ लेवल हमारी एग्रीमेंट हुई है IMF के साथ $3 अरब की, और उसके नतीजे में 12 जुलाई के दिन $1.2 अरब हमारे पास IMF के पहला ट्रांश आ भी गया। सऊदी अरेबिया से 2 अरब आ गए, UAE से $1 अरब आ गया। उसके नतीजे में ओवरऑल एक सेंटिमेंट और एक बिजनेस इन्वायरमेंट में थोड़ी ज़्यादा सर्टेनिटी या बेहतरी आई है। मगर आपने बार बार सुना है कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कहते हैं कि ये हमारे लिए कोई लम्हा फ़खरिया नहीं है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और ये जो हमें स्पेस मिली है इस 9 महीने के स्टैंड बाई एग्रीमेंट की IMF के, और इसके नतीजे में जो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है और इकनॉमिक कंडीशन थोड़ी ईज़ हो रही हैं, हमें इस स्पेस को यूटिलाइज़ करके इसी तरह के रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा। इसलिए आपने देखा वो SIFC का भी इनिशिएटिव है ताकि हम इन्वेस्टमेंट लाएँ, ये इसी में ही पावर सेक्टर भी आता है। आपने ज़राअत के हवाले से देखा तो हुकूमत बिलाल साहब, जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, तो कुछ तबकात ऐसे हैं जिनकी आप लोग बात सुन लेते हैं और कुछ तबकात ऐसे हैं, और सर्टनली वो तबकात आपको लगता है कि आपके बहुत बड़े वोट बैंक हैं। हालांकि वोट बैंक तो हर तबके पे मौजूद होता है। वो तबके होते हैं जिनकी, सुन लीजिएगा, जब रिटेलर्स होलसेलर्स पर टैक्स लगाने की बात आई ना, तो आपकी टॉप लीडरशिप मरियम नवाज साहबा ट्वीट करके मफ्ता साहब को कहती हैं कि भाई ये सुने, ये बात मतलब नौकरी पेशा अफराद ने ही, बस ये हम सब ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने ही टैक्स देना है। और वो लोग जो शाह आलम मार्केट में बैठे हुए हैं या जोड़िया बाजार में बैठे हुए हैं या राजा बाजार में बैठे हुए हैं, जिनके कनालों के फार्म हाउसेज हैं, उस आधे मरले की दुकान में से, आधे मरले की दुकान में से उनको कोई नहीं पूछेगा। जी, ये पूरी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे टैक्स नहीं है, तो इसको भी तो किसी को, somebody has to be answerable to that। जी देखिए, ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आई वाज ऑन योर शो, बजट के ही पास होने के कुछ देर बाद था, तो हमारा यही मौजूद था, इफ आई रिकॉल करेक्टली। देखिए, एक तो रियल इस्टेट के ऊपर मिसाल के तौर पे हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, नॉन फाइलर्स पे ख़ास तौर पे और फाइलर्स पे भी। बट आपका जो ओवर आर्चिंग पॉइंट है कि काफ़ी हमारे ऐसे तबके हैं वो आर नॉट पेइंग देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस, दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स वी नीड टू कैरी आउट, और ये हमें करना होगा। दूसरी बात, देखिए, ये हरगिज़ ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारी हुकूमत कोई भी पॉलिटिकल कॉस्ट उठाने की वजह से या उसकी किसी चीज़ की पॉलिटिकल कॉस्ट होने की वजह से वो इक़दाम उठाने से कतराई है। अगर ये काम होता तो हम तो पिछले साल ये हुकूमत ही ना लेते। हम यहाँ पे, मैं हूँ, दीगर हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो आपके शो में, दीगर शोज़ में जाके अक्सर यही सवालात फेस करते हैं, चूँकि हम अक्सर कहते हैं हमने मुश्किल फ़ैसले उठाए हैं, आप कहते हैं उसके मुश्किल फ़ैसलों की कॉस्ट होती है, मगर हमने वो फ़ैसले इसलिए लिए क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी थे। वरना हमारे लिए तो बिल्कुल सबसे पॉलिटिकली एक्सपीडियंट काम ये होता है कि आप वही काम करें जो पिछले साल करके गए थे, कि आप पॉपुलिस्ट फैसले कर जाएं और अपनी सस्ती शोहरत के लिए, और आप बिल्कुल रियासत को और इकॉनमी को दाव पे लगा जाएं। तो देखिए, हमारी हुकूमत में पहले भी विलिंगनेस रही है टू टेक डिसीजंस दैट आर इम्पोर्टेंट, ख्वाह उसका उस वक्त क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, हम सियासत को दाव पे लगा के रियासत को बचाना, यही हमारा एक इन अ वे आप कहें स्लोगन भी रहा है पिछले 1.25 साल से, यही विलिंगनेस रही है। और अब क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के एक सर्टन स्टेज पे आ गए हैं, अब वक्त आ रहा है कि हम वो फैसले लें। पहले भी ये कोशिश हुई थी, बदकिस्मती से 2013 से 17 के अंदर यही एक सफ़र था, उसको अंदर खलल आया। अब वी आर बैक, वी आर फाइनली अप्रोचिंग दैट स्टेज अगेन, जहाँ पे इतनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि हम इन मेजर रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ, ताकि ना ये पावर
सेक्टर का मसला भी हल हो, कि जो हमारा टैक्स टू GDP रेशियो का मसला है कि हम इतना टैक्स नहीं कमाते जितना हमें कमाना चाहिए बतौर मुल्क, वो भी हल हो। जो हमारी एक्सपोर्ट से हमारी कमाने की जो सलाहियत है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू जो होनी चाहिए हमारी ज़रूरियात की। ये चीज़ें हमें एड्रेस करने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे, उसी का ही ग्राउंड सेट किया जा रहा है। आगे आप देख रहे हैं इलेक्शन साइकिल आ रहा है और इसके बाद इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट कि वी विल कम बैक टू पावर एंड वी विल बी एबल टू रिज्यूम दिस वर्क एंड कैरी आउट दीज सब्सटैंडिव रिफॉर्म्स एज सून एज बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि अब ये हुकूमत तो हार्डली 1 महीने की रहेगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। मतलब ये बात जो है क्योंकि ये हमें तभी बात करनी चाहिए जब लिटरली कोई रिफॉर्म्स हो रहे हो and there is a plan in action, otherwise तो फिर ये बैक एंड फोर्थ ये बातें ही होती रहेंगी, बिकॉज हर 2-3 महीने बाद हम ये बात करते हैं वी आर स्टिल एट द सेम स्टेज और वर्स बाय द वे। अब बस हो गई है, मतलब इतनी महंगी बिजली दुनिया में आप देखें, वहाँ दुनिया इलेक्ट्रिक चूल्हे चला रही है, मतलब हम इस्त्री ऑन करते हुए खौफ खा जाते हैं। शाम को तो इस्त्री होनी नहीं चाहिए, हम इस्त्री ऑन करते हुए खौफ खा जाते हैं। जो घर के कपड़े होते हैं वो तो वल्लाह कोई इस्त्री ना करे, बस बाहर जाने के लिए वॉशिंग मशीन अगर लग रही है आपके घर में अगर तो है तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन करें, क्योंकि वो दैट इन इटसेल्फ मतलब हर चीज को आपको अब ये है कि लोगों के घरों के बजट हिलना स्टार्ट हो गए, या तो बिजली का बिल पे करें या अपने बच्चों की फीसें दें, और फिर प्रायोरिटी क्या होती है बिल, क्योंकि उसके बाद वो 1-2 महीने में तो आपका बिल काट देंगे, आपकी बिजली काट देंगे अगर आपने बिल ना दिया। तो दीज आर वेरी रियल प्रॉब्लम्स जो लोगों की, जो आवाम की हैं। तो और आपके इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे होते हैं, रियलिटी ये ठीक है, वजीर आजम साहब ने भी मेंशन किया कि किसी का बिल किसी को जा रहा है, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रहा भाई? मतलब आप मुझे बताएं, जो कितने गरीब अफराद को हम सब जानते हैं जो 30-40 हज़ार के बिल हाथों में लेके जलील हो रहे होते हैं, ख्वार हो रहे होते हैं, और उनके घर आप जाके देखें तो एक पंखा और एक लाइट लगी हुई होती है। ये क्या हो रहा है? और फिर भी जरा बिल देखें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, इन चीज़ों से तो दिल ज़रा टूट सा जाता है, लेकिन एक चीज़ है जो दिल के रिश्ते जोड़ रही है और वो है दिल का रिश्ता ऐप। ठीक है, दिल का रिश्ता ऐप है और आपको पता ही है इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। नाउ यू नो, बिकॉज ये इतना एडवर्टाइज भी हो रहा है। शादियां कराते हैं और शादियां बहुत हुई, लेकिन अब शादी से मुताल्लिका जो मसाइल का हल है वो भी दिल का रिश्ता ही बताएगा। तो शादी करेंगे और पहले वादा होगा सब कुछ अच्छा है, उसके बाद मसाइल होंगे, तो अब हम आपको बताएं कि उनको कैसे ठीक करना है। लेकिन हम नहीं आपको बता रहे, वी डोंट नो, बता कोई और रहा है। तो मैरिज एंड फैमिली काउंसलर हैं दाहिम दीन, ये टिप्स दे रही हैं कि शादी के बाद नई दुल्हने व्हाई नॉट द दूल्हा? नहीं, वो उसकी भी बारी आएगी ना, अगले सेगमेंट में आएगी। अब्दुल्ला, इट बेटर कम, ओके, सिर्फ दुल्हनों की बात नहीं होती, इट वुड कम। नई दुल्हने, क्यों हमने नई का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारी जो वालिदा वाली जनरेशन है ना, वो जब तक हमारी दादी हयात थी दुल्हन ही रही, तो इसलिए नई दुल्हने टाइम कैसे गुजारें, टाइम कैसे मैनेज करें। हाँ चलें, मतलब टाइम लड़कियों की जब शादी होती है तो वो अपना मैक्सिमम टाइम शुरू में अपने इन लॉज के साथ स्पेंड करती हैं। एज टाइम गोज़ ऑन समटाइम्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से कई दफ़ा ख़ानदान में मसले मसाइल बढ़ते हैं और लड़की के लिए भी दिक्कत होती है। लड़की को चाहिए कि वो शुरू से ही अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड करे, एक अपने इन लॉज के साथ स्पेंड करने के लिए, एक अपने शौहर के साथ और एक अपने लिए। That's it? Yeah. 3 हिस्सों में टाइम डिवाइड करें, ओके? सो सम फॉर द इन-लॉज, सम फॉर द हस्बैंड एंड सम। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात दाहिम दीन ने तो चले एक शायद वक्त की कमी थी, लेकिन हम आपको बताते हैं ये कि अपने लिए टाइम ना, शुरू में लोग कहते हैं कि नहीं अपना टाइम क्या होता है। सो वो लेटर ऑन जब एहसास होता है ना कि आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए, और जब आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद वो अपना टाइम आप डिमांड करते हैं या उसको गुजारने की कोशिश करते हैं, तब मसाइल शुरू होते हैं। इसलिए शुरू से टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर आपकी कोई दोस्तें हैं, तो अगर आपका कोई शौक है, आपकी कोई हॉबी है, सो ज़रूर उनसे मिलें, या वो शौक पूरा करें, या वो क्लास लेने चली जाएं, कुछ भी करें। सो या always take out time, from day one be what you are, don't change, वरना आपको यही सारे कहेंगे कि पहले तो तुम ये थी तो अब ये हो गई हो। Be honest and be true,
हम हैरान भी हो गए, आप हमारी जो अभी गेस्ट होंगी हमारे साथ उनसे मिलेंगे, क्योंकि कुछ आपको पता है ना, कुछ सालों से हम ये बात कर रहे हैं और एक हवाला दिया जाता है कि डेनमार्क के वजीर आजम के साइकिल पर बैठकर दफ्तर जाने वाली कहानी बहुत सारों ने हम सुनाई भी है, हमने देखी भी है, बल्कि ये कहानियाँ वो सुनाते थे जो हेलीकॉप्टर से उतरने को तैयार ना थे। खैर, ये फिलहाल हमारी बात बिल्कुल कोई पॉलिटिकल नहीं है। हम बात इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि साइकिल ना सिर्फ एक माहौल दोस्त सवारी है, बल्कि साइकिल पर दफ्तर आने जाने के मसाले जो हैं वो हमारे अपने मसाले मतलब स्पाइसेस नहीं, मिसालें एग्जाम्पल्स हमारे मुल्क में भी हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है प्रोफेसर डॉक्टर आलिया रहमान की, जो कि लाहौर के तारीखी एमए कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, पहले वाइस प्रिंसिपल थीं और गुज़श्ता कई बरसों से साइकिल पर फ्रॉम कैवलरी ग्राउंड लाहौर टू एमए कॉलेज लोअर माल ये सफ़र करती हैं। मुझे शुरू में यकीन नहीं आया था, लेकिन आप ये मनाजिर देख रहे हैं। फिर इनसे हमने तफसील से बात भी की। और अगर आपको भी लग रहा है ये वन ऑफ चीज़ है तो चलें आपकी मुलाकात हम करवा देते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर आलिया रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग। आज भी क्या आप साइकिल पे ही आई हैं और हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, आज भी मैं साइकिल पे ही आई हूँ, साइकिल अंदर पार्क कर दी है। जरा अर्ली आई थी, आज मौसम गर्म था तो आई जस्ट डिसाइडेड कि जरा 6:30 बजे ही आ जाऊँ तो अच्छा है। अच्छा, ये हम राइट ऑफ द बैट आपसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट कंपेल्ड यू टू डू दिस, क्योंकि एक होती है ना पाकिस्तान में ये टर्म यूज होता है, भाई आपको क्या मजबूरी है कि आप साइकिल पे आ रही हैं। यू आर प्रोफेसर, यू आर द प्रिंसिपल, यू आर ऑल्सो कैंसर सर्वाइवर आई गेस। वो लोग तो कहेंगे ये तो आपको एडवाइस भी नहीं करना चाहिए। व्हाई डू यू राइड योर बाइक? आप साइकिल क्यों चलाती हैं? जी, एक्चुअली मैं जब यहाँ कॉलेज में बहुत अरसे से हूँ, होता ये था कि जब ट्रैफिक में, जब खासतौर पे पीक आवर्स में वापसी पे अक्सर में हम बॉटल नेक्स पे फंस जाते हैं, लंबी लाइनें होती हैं, तो उस वक्त गाड़ी का एसी भी इतना वर्क नहीं कर रहा होता। दूसरा ये कि आई ऑलवेज फेल्ट वेरी गिल्टी कि एक बंदा एक गाड़ी में बैठा हुआ है और सिर्फ एक्सयूम्स निकल रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। तो काश कि मैं 2-3 लोगों के साथ, वो जिसको कहते हैं ना कि इकट्ठे जा सकते, लेकिन देयर वाज नेवर एनीबॉडी जो कि मेरे साथ जाता हो। तो देन आई डिसाइडेड कि आई शुड स्टार्ट साइकिलिंग। एक्चुअली कैंसर सर्वाइविंग की बात आपने की थी, मुझे 2017 में कैंसर डायग्नोज हुआ, सर्जरीज हुई, कीमोस हुई, तो आई फेल्ट वेरी लेथार्जिक आफ्टर दैट, अनहेल्दी। तो वन ऑफ द रीजन यही मैंने दोबारा से टेकअप करने के लिए था कि व्हाई नॉट बी हेल्दी एंड ऑल्सो लेस पोल्यूटेंट, जिसको कह लें कि एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल रखूं। तो आई जस्ट डिसाइडेड वन डे कि आई हैव हैड इट, कि अब मुझे इस किस्म की बातें कि जी प्रोफेसर साहिबा हैं, आप अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं आती, आई डोंट केयर। आई हैव टू लुक आफ्टर माई हेल्थ एंड आई हैव टू लुक आफ्टर आवर कंट्री, कि मैं इसमें पोल्यूशन क्यों ले रही हूँ। मेरी ब्रेन में सोचें फर्क होती हैं, इतना एजुकेट होके भी अगर हमने लिटरली कॉम्प्लेक्सेस में रहना है तो उसका फायदा क्या है ऐसी एजुकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये आपने डिसीजन तो ले लिया, अब 2018 से पीछे ऑन एंड ऑफ और उसके बाद 18 से ऑनवर्ड्स आप रेगुलरली चला रही हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि हो सकता है एक और भी इंस्पिरेशन ले, क्या फ़र्क लगा आपको ये सफ़र शुरू करने के बाद अपनी ज़िंदगी में, अपनी सेहत में, अपनी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ में? क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए? अच्छा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। जी, जो ये साइकिलिंग है ना, दिस इज जस्ट नॉट वन थिंग। हम डिग्री लेते हैं, हम एक पेपर लेते हैं, एक उससे हम नौकरियां लेते हैं। अब हम ये नहीं सोचते कि इस डिग्री लेने के प्रोसेस में हमने कितने मुश्किलात को देखा, ये पेपर नया था, ये नया सब्जेक्ट था, उसको पढ़ा, तो वी स्टार्ट अपने आप की ट्रेनिंग करते हैं टू गो इनटू द वर्ल्ड, कि हम कितने अच्छे मल्टीटास्कर हैं। साइकिलिंग इज ऑल्सो समथिंग जो कि आपको ना डिसिप्लिन सिखाती है और मल्टीटास्किंग सिखाती है। जैसे मैंने अगर आज सुबह आना था और मुझे ये भी पता था कि आपके साथ हम मेरे इंटरव्यू है, तो आई हैड टू डिसाइड अर्लियर, रात को ही, कि मैंने क्या क्या चीजें लेकर जानी है, किस टाइम पे निकलना है, किस तरह तैयार होकर जाना है, डू आई नीड अ सेकंड सेट ऑफ क्लोथ्स। आई मीन ये सारी चीजें डिसिप्लिन में भी आती हैं और मल्टीटास्किंग में भी आती है। दरमियान में आई नो मेनी थिंग्स जो हमने करनी है। दूसरी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी कि इट्स अ कार्डियो एक्सरसाइज। सो जब ब्रिजेस पे चढ़ना है, उतरना है, तो जो आपकी रेगुलर, अब मैं कॉलेज में जिस वक्त सुबह 8 से लेकर फॉर एग्जांपल 8 लेते हैं,
8 से लेकर शाम को 5 बजे तक होंगी तो आई डोंट हैव एनी टाइम टू गो फॉर एक्सरसाइज। सो ये मेरी एक काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई। ये तो बड़ी ऑल इनकम्पसिंग एक्सरसाइज है। इनफैक्ट अभी आपसे ब्रेक में बात हुई थी और मैं और अब्दुल्ला जो कि बड़े रेगुलर जिम गोअर्स हैं, हम कह रहे थे हम एक चीज़ यही कर लें तो मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर साहिबा, आपकी एक बात मुझे पर्सनली एज अ वुमन बहुत अच्छी लगी, दैट यू रियली डोंट केयर व्हाट पीपल से। तो ये जो अब जब सही चीज़ हो रही हो, जब आपको पता है कि आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे, तो फिर आप करें and don't care के what the world is going to say. For the benefit of our viewers जो लाहौर को नहीं जानते, ये आपका कम्यूट कितना लंबा होता है, कितने किलोमीटर होता है? बिकॉज वी डू नो कि उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स भी हैं, अंडरपास भी आता है, इट्स अ लॉन्ग रूट। जी, इट्स 13 किलोमीटर लॉन्ग रूट। मैं कैवलरी से आती हूँ और एमईओ कॉलेज इज क्लोज टू सांदा, इनफैक्ट सांदा की रोड पे लगता है, लोअर माल है। तो इसमें 2 ब्रिजेस हैं, एक जिना ब्रिज है जो कैवलरी का है और दूसरा जो नहर पे है। एंड दे आर क्वाइट टफ इन द बिगिनिंग, दे यूज्ड टू बी टफ, लेकिन आई मीन 13 किलोमीटर्स पे मुझे 30 मिनट्स लग जाते हैं बिकॉज आई डोंट राइड वेरी फास्ट, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं ही कोई ऐसी हरकत ना कर दूं जिससे मेरा अपना नुकसान हो जाए। एक लोग जो आपको देख रहे होते हैं, दे आर ओके बाय द फैक्ट दैट यू आर यू नो अ सिंगल वुमन ऑन अ बाइक, on a bicycle rather. शुरू में तो बहुत से लोग सरप्राइज्ड होते थे। आई मीन अब भी मुड़ के देखते हैं, हर कोई मुड़ के देखता है, बट आई सी फ्रॉम देयर एक्सप्रेशंस के कभी किसी ने तमस्कर नहीं उड़ाया, किसी ने उन हैरत जरूर दिखाई है लेकिन रिडिक्यूल नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि इंस्पायर होते होंगे देख के, सो वो तो आई एम श्योर होते होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आई विश कि हमारे पास मजीद वक्त होता, लेकिन दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। डॉक्टर आलिया रहमान खान, प्रिंसिपल एमईओ कॉलेज लाहौर। व्हाट एन इंस्पिरेशन डॉक्टर आलिया रहमान इज। अब हम जब भी ऐसी किस्से और ऐसी एग्जांपल्स देंगे ना, तो हम वो डेनिश प्राइम मिनिस्टर की नहीं देंगे, डॉक्टर आलिया की दें। वी हैव आवर ओन एग्जांपल। चाहे दोबारा हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हैं। अच्छा जी, गोल्फ टेस्ट का आज है तीसरा रोज और बारिश के बायस पाक श्रीलंका टेस्ट के तीसरे रोज का खेल शुरू नहीं हो सका है। ओके, फिर कोई और बात करते हैं। कल के खेल का बता देते हैं ना। दूसरे रोज टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, लेकिन साउथ शकील आए, आगा सलमान ने संभाल लिया। मॉडर्न ब्रांच की क्रिकेट खेलता पाकिस्तान गोल्फ टेस्ट में वापस आ चुका है। क्या ये टर्म है ना, ये जो मॉडर्न ड्रेस और मॉडर्न ब्रांड, मुझे बहुत बुरी लगती है। क्या है मॉडर्न ब्रांड? व्हाट इज दिस मॉडर्न? खैर, श्रीलंका सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहले सेशन में ही श्रीलंका के बाकी 4 बैटर्स को पेविलियन वापस भेज दिया। टोटल 312 तक महदूद रखा और शाहीन नसीम और अबरार ने 3-3 विकेटें ली हैं। सो ये है लेटेस्ट, बट अभी तक मैच शुरू नहीं हो सका है। ओके, इसी में मजीद लेटेस्ट ये है कि कल टेस्ट के दूसरे दिन सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन का जो संगे मील है वो अबूर कर लिया और वो पाकिस्तान की जानिब से तवील फॉर्मेट में 3000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बैटर बन गए। मुबारक है। कैसा? अच्छा, इसी टेस्ट मैच में नौजवान ओपनर अब्दुल्ला की आपने बात नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन मुकम्मल किए और पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले चौथे टेस्ट क्रिकेटर हैं। और टीम मैनेजमेंट ने दोनों खिलाड़ियों को कामयाबियों पर ड्रेसिंग रूम में छोटी सी तकरीब का भी एहतमाम किया इनके लिए। और कप्तान बाबर आजम ने दोनों खिलाड़ियों की अचीवमेंट को सराहा और सरफराज की कप्तानी के दौर को याद करते हुए कहा कि उनकी कप्तानी में बहुत कुछ सीखा, डांट भी खाई। और इनको कोई मोमेंटो मिला? मोमेंटो कल शाहीन अफरीदी को मिला था? नहीं, आई गेस नहीं। व्हाट? बैट दिए गए छोटे वाले, क्योंकि उन्हें बॉल दिया गया था, छोटे वाला बैट ने भी दिया। आई वुड हैव प्रोटेस्टेड इफ आई डिडंट गेट अ गिफ्ट। हाँ, जरा ऑफ हो जाता मामला। ओके, अच्छा, एक बात जो कि बड़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी और एक्चुअली इंडियन मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, लेकिन फिर हमने भी पकड़ ली क्योंकि हाफ ऑफ द पर्सन वाज सपोजिटली यू नो इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो पहले तो हम इस बात को मान नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन अब कुछ जजमेंट पास हुई और हमें देखना ही पड़ा। तो बात हो रही है जी सीमा फ्रॉम पाकिस्तान की, सीमा हैदर, हु फेल इन लव विद एन इंडियन पर्सन, वेंट टू नेपाल एंड फ्रॉम नेपाल शी वेंट टू इंडिया। ये बेसिस ऑफ द स्टोरी है। बाकी स्टोरी आप भाई इंडिया मीडिया पे तो दिन रात ये खबर छाई हुई है। वैसे सोशल इंडियन मीडिया पे एज एन ये दिन रात खबर छाई हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी बिकॉज अ फ्यू इंटरव्यूज दैट आई सॉ ऑफ सीमा मुझे नहीं समझ में आ रहा था उसके बोलचाल से, उसकी चाल ढाल से। वो अपने आप को ये भी कहती थी कि मैं मुसलमान थी, मैंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, मैं पाकिस्तान में रहती थी। उससे आपको पता है हाउ इंडियन मीडिया इज़, बड़े ही
जैसे कहते हैं कि नामुनासिब बातें और सवालात भी वो करते हैं, तो उन्हीं के जवाब में मुझे तो कहीं से सेंस नहीं मिल रही थी कि शी इज टेलिंग द ट्रूथ, बट apparently she was telling the truth. खैर ये तो पूरी छानबीन हो भी रही है और मजीद भी होनी चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ इंटरव्यूज दैट सीमा इज गिविंग, जाहिर है लोग उससे पूछ रहे हैं कि वो यहाँ कहाँ रहती थी, मतलब प्रूव करें ना कि पाकिस्तान में, और उससे रिलीजन के बारे में बातें कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता था अपेरेंटली। मैंने तो एटलीस्ट रिलीजियस सवालात जो उससे किए जा रहे थे, शी डिड नॉट नो एनीथिंग। दैट्स नॉट अ पैरामीटर, उसको यहाँ पे तहकीक होनी चाहिए सर्टनली। बट अब ये सीन है कि इंडियन वहाँ वो चली गई एंड वहाँ जब हमने ये प्रेमिस दिया है एक्चुअली कि ये किस तरह से भाई फेसबुक पे तो वो इनकी सोशल मीडिया पे पबजी पे दोस्ती हुई और फिर यहाँ से नेपाल गई और वहाँ पे दोनों ने शादी की और नेपाल के रास्ते ये भारत गई और वहाँ सेटल हुई। और जब वहाँ सेटल हुई फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा केस हो गया उन पे कि ये इलीगल ऑब्वियसली इमिग्रेंट है। और लेकिन अब रीसेंट ये है कि वहाँ की जो ज्यूरी जज हैं उन्होंने इनको बेल दे दी है, इन द सेंस ही बिलीव देयर स्टोरी। उन्होंने ये मान लिया है कि ये एक्चुअली एक लव स्टोरी है, दे डिड मीट ऑन पबजी और इस रास्ते ये आई हैं। लेकिन अब रिसेंट यही कहा जा रहा है कि ये और इनके हस्बैंड जो हैं पाकिस्तान में जो है ना, ये और इनके हस्बैंड जो हैं ये इन हाइडिंग हो गए हैं क्योंकि अब काफी कुछ पाकिस्तान में इनके बारे में बहुत कम मुसद्दक़ इत्तलात हैं। अपेरेंटली सीमा वाज मैरिड प्रीवियसली एज वेल, जिससे इसके बच्चे हैं और वो बच्चे भी इसके साथ इंडिया में मौजूद हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुकेश रुपैता और कश्मीर में रहती थी अकॉर्डिंग टू सीमा। तो मुकेश से हम जानते हैं कि क्या इत्तलात हैं। मुकेश, सीमा जाकरानी के बारे में आपको क्या मालूमात अब तक मिल सकी हैं? किस इलाके से इनका ताल्लुक था? नेपाल यहाँ से कैसे चली गई? क्या पता लगा है अब तक जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें? जी, इस वक्त तक जो मालूमात हासिल हुई है, सीमा का जो ताल्लुक है जैकोबाद के इलाके दोदापुर के एक छोटे से गांव से है। ये वो इलाके हैं जहां पर खवातीन के लिए मोबाइल रखना भी एक बड़ी बात है। सीमा जकरानी ने 9 साल कबल गुलाम हैदर जकानी से शादी की थी। इसका ताल्लुक बेसिकली खैरपुर के इलाके को डीजी से। उसके बाद 6 साल कबल इसके शौहर ने सीमा को कराची शिफ्ट किया था और खुद सऊदी अरबिया चला गया था और वहाँ पर ही इसने जो है इस मोबाइल चलाना सीखा है कराची में। वहाँ पर ये 6 साल के दौरान दुबई और आती जाती रही है कराची। तो इस दौरान इसने मोबाइल चलाना भी इस्तेमाल किया और सफ़र भी करना सीख लिया। तो इसी दौरान इसका ये कहना है कि ये पबजी गेम के जरिए जो है भारत के लड़के सचिन से मिली और यहाँ से जो है वो कानूनी तौर पर दुबई गई, दुबई के बाद नेपाल गई, नेपाल से गैर कानूनी तौर पर अपने बच्चों समेत भारत पहुंची। जब यहाँ पर इसके जो यहाँ पे जो बोल कर गई थी मालिक मकान को, ये बोल कर गई थी कि वो गाँव गई है, लेकिन 20 दिन तक यहाँ तक नहीं पहुंची तो तब पता चला कि ये भारत पहुंच गई। बिल्कुल एक ये फिल्मी स्टोरी वैसे साउंड कर रही है। ये अगर कोई ना माने तो ये बात ही थोड़ी सी अनबिलीवेबल है, बट एनीवे सब कुछ हुआ। लेकिन इनके जो जानने वाले थे, इनके दोस्त अहले खाना वगैरह, वो उनका क्या रद्द अमल था? क्या उन्हें हैरत नहीं हुई कि ये किस तरह सीमा, जब आप किसी को जानते होते हैं तो जानते होते हैं ना कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो सीमा इंडिया कैसे पहुंच गई? उन्होंने नहीं ये सवाल किया? जी बिल्कुल, ये उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि एक गांव की लड़की कराची पहुंची और इतने तरीके से जो है गैर कानूनी तरीके से भारत भी पहुंच गई, वहां पे एक लड़के से शादी भी कर ली। लेकिन ये उनके अहले इलाका वाले अभी तक परेशान है कि सीमा ऐसा कैसे कर सकती है। उनका ये कहना है कि सचिन ने सीमा को जो है वर्गला कर वहां पे बुलाया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि भारतीय मीडिया में जो सीमा के इंटरव्यूज़ और बातें आ रही हैं, उनका लहजा, उनका लिबास पाकिस्तानी अंदाज से बहुत ही मुख्तलिफ महसूस होता है, मतलब गुफ्तगू, वोकैबलरी। तो क्या सीमा में ये चेंज भारत जाकर आया है या फिर वो इस इलाके की, हमें ज़रा डेमोग्राफी समझा दें कि यहाँ पे इस तरह से हाँ, या फिर यहाँ पे भी ऐसी ही थी और या तो इंडियन फिल्में या फिर इधर इसी तरह की बोली बोली जाती है? सीमा के जानने वाले, उसका ससुर, उसके देवर, दीगर जो रिश्तेदार हैं उसके जानने वाले हैं, उनका ये कहना है सीमा ऐसी नहीं थी, ना उसका ऐसा एटीट्यूड था, ना उसकी ऐसी लैंग्वेज थी यहाँ पे पाकिस्तान में। उसके जैसे ही भारत पहुंची है उसके बाद जो है उसका रवैया, उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो भारतीय है, लेकिन ऐसी थी नहीं। जब तब तक वो यहाँ पे थी, उसका अंदाज और उसकी बातें करना बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज का था और एक जातीय लेवल की बातें करती थी। लेकिन ये वाकई उनके लिए हैरत की बात है कि वो भारत पहुँच कर इतनी जल्दी वो चेंज भी हो गई। That's a story, by the way. So, according to Mukesh, thank you, Mukesh, for being with us. She is from a small village near Jacobabad. So, yeah, she is from here.
और उसकी यहाँ शादी भी हुई थी और उसके यहाँ बच्चे भी हैं, 4 जो कि उसके पास ही हैं इंडिया में। उस बंदे का कोई जिक्र नहीं हुआ जो इसका शौहर होगा। वो यही अपने इंटरव्यूज में सीमा यही बात कर रही थी कि कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती, बट सर्टनली द फादर वुड वांट हिज चिल्ड्रन। बेसिकली सीमा हैड हर केक एंड एट इट टू। आपको पता है ना कि ये भी एक मुहावरा होता है अंग्रेजी का, लेकिन सीमा पे अब एक बॉलीवुड की मूवी बनती है। हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये इतने मुल्कों से इधर उधर, पहले तो पबजी पे लव अफेयर होना, उसके बाद फिर इतने रिसोर्सेज वाली खातून नहीं थी, but she managed to go to Nepal with kids. Go to Karachi, to Dubai, to Nepal, to India. With 4 kids. This is a route and a half. शुरू में वैसे जितनी स्टोरी मैंने पढ़ी है, पहले बच्चे नहीं गए थे, बच्चे joined later. कैसे इंडिया पहुंच गए बच्चे यहाँ से? Not India, नेपाल में later join किया था। बहुत लूप होल्स हैं भाई स्टोरी में, बट अपेरेंटली ये यहीं की हैं। लेकिन अब शी इज इन हाइडिंग अपेरेंटली, क्योंकि उनको कुछ वहाँ भी थ्रेट्स मिल रही हैं। अच्छा जी, ट्रिब्यूट भी क्या कहें, मतलब इसको सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। परवेज खटक की बात हो रही है, उन्होंने बिल आखिर नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, और सरप्राइज ये नहीं कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई जमात बना ली है, सरप्राइज ये था कि उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा के अहम सियासी रहनुमा भी बैठे नजर आए। ये लें जी, सारी फोटोज सारी वीडियोज आपके सामने है, जिसमें साबिक वजीर आला महमूद खान भी शामिल थे। मैं थोड़ी सी ना आजकल शॉकर ही मिलता है, हाँ, कि आई डू फील फॉर पीटीआई, क्योंकि कुछ उनके स्टॉलवर्ड जो कि बिल्कुल वो अटूट अंग जिसको नहीं कहते कि ये गए तो गया, तो यही निकल गए सारे। एनीवे, पीटीआई के परवेज खटक साहब को आप देखें, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ी सी जान लगी होगी। अभी भी वैसे सीधे ही बैठे हुए हैं, कोई टूटे भी नहीं है। हाँ नहीं, अच्छा वो वाला तोड़ना नहीं, अलग करना मतलब। नो, वी नो एग्जैक्टली व्हाट यू मेंट, बट एनीवे ये सब कुछ आपने देख लिया। पीटीआई के गढ़ कहलाए जाने वाले सूबे में एक इंतहाई तजुर्बाकार सियासी रहनुमा की जानिब से नई जमात का क़याम तहरीक इंसाफ के गैर यकीनी मुस्तकबिल की अलामत समझा जा रहा है, और परवेज खटक ने अपने अदवार के कारनामे गिनवाए। और साबिका पार्टी, अहम बात यह है, साबिका पार्टी की पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। वाह, अच्छा ये देखें, मैंने और महमूद खान ने इस सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की, हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की और उसको हमने साबित किया, उसका नतीजा भी सामने आया, और हमने पूरी कोशिश की कि हम इस सूबे की खिदमत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। मैं आज इस मौके पर हर पाकिस्तान के अवाम को 2 सवाल छोड़ता हूँ, जिस पर सबको सोचना चाहिए कि हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर यह दावा भी सामने आया कि इस पार्टी के साथ 57 साबिक़ा MNAs और MPs हैं, लेकिन बाद में कई लोगों ने तरदीद भी कर दी है। अब भी 23 के करीब लोग तो हैं जो खटक साहब के साथ हैं, इनमें बड़ी तादाद साबिक़ा वज़रा की भी है, लेकिन सबसे अहम नाम तो परवेज़ खटक के खैबर पख्तूनख्वा में जानशीं महमूद खान साहब का है, और ये दोनों हज़रात तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के पोस्टर बॉय थे। अलग बात यह है कि सूबे के सभी बड़े मंसूबों में करप्शन के केसेस भी सामने आए, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास दिखाने बताने को कुछ था तो सही एटलीस्ट। अब ये दोनों बड़ी शख्सियात दावा कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया है खैबर पख्तूनख्वा से। ये दावा कितना सच्चा है इसका तो इलेक्शन में ही पता चल जाएगा, लेकिन ये तय है कि PTI के लिए सूबे में चैलेंजेस बढ़ गए हैं। सो वो जो एक कला समझे जाने वाला मामला था खैबर पख्तूनख्वा का, उस किले का दरवाज़ा टूट गया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये बताइएगा अरशद साहब के परवेज़ खटक साहब का नई पार्टी बनाना तो मुतवक्के था ही, असल सरप्राइज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के कितने नुमाया लोग जो हैं वो उनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो क्या नई जमात की जानिब से सूबे में तहरीक इंसाफ का सफाया होने का दावा दुरुस्त समझा जाए, या फिर इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? यकीनन पार्टी तो सूबे में ख़त्म नहीं होगी, और अगर मैं ये कहूँ कि अब मुकाबला PTI का PTI के साथ होगा तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है
ये जो लोग थे इन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लिया था, अब ये ख़ुद अपने उसमें खड़े होंगे हलकों में, और इनका मुकाबला भी शायद जो है PTI के ही टिकट होल्डर से होगा। अब ये देखना ये होगा कि किस हद तक ये लोग कामयाब होते हैं और किस तरह ये मुकाबला करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नई जमात का तहरीक इंसाफ पर तो सर्टनली असर पड़ेगा, सूबे में मौजूद दीगर जमातों पर क्या असर पड़ेगा इसका, खासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है ये? जहाँ तक JUI का ताल्लुक़ है या दीगर जमातों का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वोट इनके पास था वो तहरीक इंसाफ का वोट था, तो ये डैमेज करेंगे तहरीक इंसाफ को। इनका मुकाबला भी अगर अपने हलकों में होगा तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ होगा। तो मेरे ख़्याल में कि दीगर जो जमातें हैं उनके अपने हलके हैं, वो अपने हलकों में मजबूत हैं। सूबे के अंदर जब अगर हम देखते हैं तो JUI जो है उसके अपने हलके हैं, पीपल्स पार्टी के अपने हैं, नून के अपने हैं, ANP के अपने हैं। तो मेरे ख़्याल में कि ये उन पार्टियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब एक बात और भी इसमें देखी जा रही है कि क्या इन जमातों से लोग तोड़ के इस जो नई जमात है परवेज़ खटक साहब ने बनाई है, क्या इसमें शामिल होते हैं या नहीं। अगर इस हवाले से कोई डैमेज होती है पार्टियाँ, तो वो अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। अच्छा, अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है नई जमात में जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, तासुर ये है कि इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी की तरह ये भी इलेक्टेबल्स का एक ग्रुप है। इनफैक्ट उसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में इलेक्टेबल होना अहम है? अगर हम ये कहें कि ये जो लोग शामिल हुए हैं इलेक्टेबल्स हैं और ये सारे जीत जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात नहीं है। इलेक्टेबल्स की सियासत खैबर पख्तूनख्वा में इतनी कामयाब नहीं रही, और इसके अंदर जो लोग हैं वो उनके सब के जीतने के इम्कानात मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा है इसके दौरान और पाकिस्तान में हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगता, यकीनन जो 9 मई का वाक़या था और 10 मई का पेशावर में और पूरे सूबे में फिर पूरे पाकिस्तान में जो वाक़यात थे, उनकी वजह से तहरीक इंसाफ पे जो बोझ आया है ये लोग उसको उठाने के काबिल नहीं रहे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेते हैं, तो ये भी एक इम्तिहान होगा। फिर मैं साथ ये भी बताता जाऊं कि जो लोग अभी तक रूपोश हैं, जो कि अभी तक जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो भी बड़े नाम है उसके अंदर। अब ये देखना है कि वो लोग किस तरह आते हैं फील्ड में, इलेक्शन में कैसे आते हैं और वो किस तरह अपनी कैंपेन चलाएंगे। क्या उनको आज़ादी मिलेगी, वो कैंपेन अपनी चला सकेंगे, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। तो ये एक सवालिया निशान है, इस पर आइंदा दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है। टिकट कौन लेता है? एक तो PTI जो अभी रूपोश है, मुराद सईद कहाँ है? वो भी रूपोश हैं। हमाद सईद के भी ज़रा सराउंडिंग्स के नहीं मालूम, लेकिन वो मीटिंग्स वगैरह में मौजूद होते हैं, ट्विटर पर एक्टिव होते हैं। लेकिन मुराद सईद इज लाइक बिल्कुल ही गॉन क्वाइट सॉर्ट ऑफ गॉन क्वाइट। बरतानिया की शहजादी डियाना से मंसूब डायना अवार्ड्स के बारे में हम कल से जिक्र कर रहे हैं, और कल याद है ना आपको हमने एक यंग लेडी जो कि द मिरर चला रही हैं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एंडेवर था, लेकिन अपेरेंटली और भी पाकिस्तानियों को ये अवार्ड मिला है, जिनमें से एक हैं फहद शहबाज। और फहद शहबाज जो हैं वो यूथ राइट्स एक्टिविस्ट हैं और बहुत सी चीज़ों में काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स राइट्स, पुलिस इस्लाहात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। सो वो कहते हैं सब के लिए मुतहर्रिक हैं। सो फहद हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग फहद। फहद बताइएगा, इन मौज़ूआत के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत से लोग काम करते हैं, आपका प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरह से आप इसको चैनलाइज करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस चीज़ का आगाज़ अगस्त 2015 में हुआ था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा था। तो हमारी कोशिश थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो वोटर तो हैं 18 साल से ऑनवर्ड, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते। तो यूथ की जो सियासी शमूलियत के हवाले से, और हमने देखा है कि जिस तरह से असेंबली में करारदादें होती हैं, अटेंशन नोटिसेस यानी तवज्जो दिलाओ नोटिसेस होते हैं, उस तरह से हमारी भी कोशिश थी कि वो नौजवानों के तमाम मसाइल और जहाँ पर हम समझते हैं कि लेजिस्लेशन के हवाले से हम हुकूमत की मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए 2015 में यूथ जनरल असम्बली का क़याम अमल में आया। सो इसमें
इसमें हमारे फोरम्स भी हैं, जिसमें हम लीगल फोरम पे भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस फोरम है, मीडिया फोरम है और इसके साथ साथ ADR फोरम है। और 2020 में मैंने फाउंडेशन शुरू की अपने नाम से, फ़हद शहबाज फाउंडेशन, जिसका एक प्रोजेक्ट था पुलिस, अदलिया और अवाम। तो एक तो पुलिस, अदलिया और अवाम का प्रोजेक्ट और दूसरा जो ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट है 2018, इन दो वजूहात की बुनियाद पर 2023 में बरतानी हुकूमत ने ये डियाना अवार्ड से नवाजा है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, और ये हम क्यूरियस होते हैं, माशाल्लाह बहुत ही आला काम हमारी यूथ कर भी रही है, लेकिन ये प्रिंसेस डायना अवार्ड फाउंडेशन जो है उन तक किस तरह ये बात पहुंचती है? तो क्या आप खुद अप्लाई करते हैं फॉर इट, या फिर ऑलरेडी उनका कोई फोरम है जिसका आप हिस्सा है? ये किस तरह होता है? अच्छा, इसमें आप बराह रास्त खुद अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी आपको नॉमिनेट करता है और आपके जो 12 माह की परफॉर्मेंस होती है वो जांची जाती है, और जब वो आपके जो एप्लीकेशन होती हैं, आपकी स्टेटमेंट होती हैं, वो डियाना इदारे को भिजवा देते हैं। तो उसके बाद ये तकरीबन 6 माह का प्रोसेस होता है जिसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, और उसके बाद जो जिसने आपको नॉमिनेट किया होता है उन्हें वो आगाह कर देते हैं कि आपको इस साल का डियाना अवार्ड दिया जा रहा है। वंडरफुल। या हमारे पास जितने भी रिसिपिएंट्स आए हुए हैं और वो भी हमें बताते हैं कि किस तरह से वो अपना काम किसी और के तवस्सुत से उन तक पहुंचा सकते हैं। आप ये बताइएगा आगे क्या करने के इरादे हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप यूथ असेंबली चलाते हैं, नौजवानों के साथ इंटरेक्शन है, आप लोग बैठकर आने वाले मुस्तकबिल की बातें करते होंगे। पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल क्या है? आपका जो इंटरेक्शन होता है आपकी नज़र में, और नौजवानों को क्या इदराक है या इस पे बहस है? और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप ऑब्वियसली एक पोजीशन में बैठे हुए हैं जहां आप यंगस्टर्स को जानते हैं, होप किस तरह दिलाते हैं? देखें, जहाँ पर मायूसी है वहाँ पर हम पूरी उम्मीद भी हैं, और इसी सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। जब नौजवानों की वर्कशॉप्स होती हैं, उनकी तरबियत होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, और हमारे पास बहुत सी कामयाब मिसालें मौजूद हैं। आज हमारे यूथ जनरल असम्बली के जो साबिक अरकान हैं वो फ़ॉरेन सर्विसेज का हिस्सा हैं। उसके साथ साथ जो दुनिया की बड़ी जामियात हैं, आईवी लीग ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा, उसका वो हिस्सा बन चुके हैं, और बहुत से डेवलपमेंट सेक्टर में और फिर जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर हैं उसके ज़रिए तब्दीली ला रहे हैं। और जो अभी आइंदा इंतखाबात होंगे उसके अंदर भी जो यूथ जनरल असम्बली की एक बड़ी तादाद है साबिक अरकान की, वो भी हिस्सा लेगी। तो हमारा जो मकसद है वो तो एक सतह पर नौजवानों में सियासी शमूलियत उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, और ना सिर्फ सियासी शमूलियत की हद तक बल्कि दीगर जो इंडस्ट्री हैं, हमारी कोशिश है कि वो दीगर इंडस्ट्री लीडर्स भी पैदा हों। और हमारा जो अभी एक बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में अगर नौजवानों का एक बुनियादी मसला बेरोज़गारी है, लेकिन उसके साथ साथ यूथ में हमने देखा है कि बड़ी तादाद में एक स्किल सेट की कमी भी पाई गई है। तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है वो अपनी एक लिस्ट देता है, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं कुछ कोशिश हम भी कर रहे हैं, कुछ हम अपने जो दीगर पार्टनर्स इदारे हैं उनके साथ भी हम दरख्वास्त करके कुछ ऐसा प्रोग्राम तरतीब देने जा रहे हैं कि जहां पर हम एक सियासी तरबियत और उसके साथ जो दीगर शोबा है ज़िंदगी, सियासी तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है जो हमारे सामने गुज़श्ता कई सालों में हुआ है, सियासी तरबियत तो हुई नहीं है और लोग उसे सियासी अनफॉर्चुनेटली तरबियत समझ बैठते हैं। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप फहद, और ख़ास तौर पे एक बच्चों को, यंगस्टर्स को एक उम्मीद भी तुलाना, उनको सेंसिटाइज भी कराना और इनको एम्पावर करना कि एक अच्छा रोल प्ले किया जा सकता है। पता है क्या, जो सही जो आपको लगता है ना, जो बहुत से नौजवानों को लगता है कि अरे हमें तो फलां लीडर आया और उसने हमें सियासी तौर पर बाशऊर कर दिया। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन ये सियासी तरबियत नहीं है, ये सियासी बाशऊर होना नहीं है। उसके लिए आपको अच्छे कॉलेजेस में या कॉलेजेस में जाके मुबाहिसों में हिस्सा लेना होगा, दूसरे की बात सुनने की बर्दाश्त पैदा करनी होगी। आप डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट लड़ें, आप दीगर जो एक्सटेम्पोर तकरीरी मुकाबले होते हैं उनकी एक्टिविटीज में हिस्सा लें, तब आपकी सियासी तरबियत। नौजवानों को तहकीक करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दे बिलीव इन। वैसे ही नहीं आ जाएं, उसमें रिसर्च करें। ये 4 म्यूजिकल जलसे और उसमें ओए तोए वाली तकरीरें सुन के अगर आपको लग रहा है कि आपकी सियासी तरबियत हुई है, तो मेरा ख्याल है कि अब तक तो वो गलत फहमी दूर हो गई होगी। इतनी तो अवेयरनेस खर आ गई है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। गर्मियों की छुट्टियां हैं और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में टूरिस्ट का सीज़न सजता है। पाकिस्तान भर से लोग जाते हैं। सड़कें बेहतर हो जाने के बाद इनकी तादाद में बहुत इजाफा भी हो गया है, लेकिन बदतमीजियाँ हो रही हैं भाई।
आप किसी के घर जा रहे हो तो उसके घर का सामान तो ना लूटो या तोड़ो या तोड़ के घर ले आओ। तो ये किया जा रहा है कि आपको पता है कि वहाँ कुछ, नॉट ऑल बट सम ऑफ द टूरिस्ट हैव बीन सीन कि वो वहाँ के दरख्त जो होते हैं और लदे होते हैं फ्रूट से, आई गेस हम लोग यूज्ड टू नहीं ऐसी चीज़ें देखने के, पूरी शाखें तोड़ लेते हैं। भाई फ्रूट एक तो नंबर 1 तोड़ो, शाख तोड़ने की क्या जरूरत है? एक तो उन्होंने आपको लिबर्टी दी हुई है कि आप आएं, आप फल तोड़ें, खाएं, चले जाएं। नहीं, ना सिर्फ कि हम फल क्या पूरी शाख उतार लेंगे और हम उस वक्त भी खाएंगे, फिर अपने पूरे खानदान के लिए लेके भी जाएंगे। खरीद लो जो भाई, तुम लोग गाड़ियों में बैठ के उधर पहुंच रहे हो, पैसा तो है ही है, तो घर जाके वापस खरीद लेना ना, यहाँ से खरीद के ले जाओ। टहनियां तोड़ने की क्या जरूरत है? तो ये प्रॉब्लम है। और कौन होते हैं ये बच्चे? ये सामने है आपके, बदतमीजी की कुछ हदें क्रॉस हो रही हैं। बहुत सी वीडियोस इस किस्म की सयाहों की सामने आई हैं और दरख्वास्त उनसे यही है कि मतलब एक कुदरती माहौल को बरकरार रखें, हमारे साथ से ज्वाइन कर रहे हैं निसार अब्बास जियो से। निसार, इस सीज़न में आपको पता ही है हर साल किलगित बल्तिस्तान आने वालों का रश बढ़ता ही जा रहा है। कुछ वीडियोस सामने हैं जिनमें नज़र आया कि कुछ सयाह दरख्तों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है या चंद ही लोग हैं जो ज़्यादती कर रहे हैं? बल्तिस्तान इन दिनों आने वाले जो सयाह हैं उनके हवाले से ये बड़ी कंप्लेन आ रही है। मुकामी लोगों की कंप्लेन है कि वो दरख्तों के ऊपर चढ़ के जो है शाखें तोड़ते हैं, टहनियों को तोड़ते हैं और इस दरख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह की कंप्लेन आ रही है। आजकल क्योंकि खुबानी का सीज़न है, इससे पहले यहाँ पे चेरी का सीज़न था, उस वक्त भी ये कंप्लेन आ रही थी कि चेरी के दरख्त के ऊपर चढ़कर जो है उसकी टहनियाँ तोड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो रिवाज है वो सड़क के किनारे जो है फलदार दरख्त लगाए गए हैं और एक आम टूरिस्ट जो है आसानी के साथ सड़क अपनी गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ के जो है वो फलदार दरख्त यहाँ से ले सकता है और खा सकते हैं। फलदार दरख्त खाने के हवाले, फल खाने के हवाले से लोगों की कंप्लेन नहीं है, ये लोग मना नहीं करते हैं, आप जितना मर्जी फल खाना है खा लें, लेकिन लोगों की इतनी दरखास्त है, अपील है इन सयाहों से कि वो टहनियाँ न तोड़ें और दूसरी बात शापर भर के और थैले भर के लेके न जाएं। जितना आप खा सकते हैं दरख्त पे चढ़कर उतना आप खा लें। वैसे बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के जो सिर्फ दरख्वास्त ही कर रहे हैं, वरना तो डंडे लेके इनको मारना भी चाहिए। ये बताइएगा कि जीबी की जो हुकूमत है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो उनको कोई तो ऐसा चार्ज शीट करना चाहिए ऐसे सयाहों को, टूरिस्ट को, ताकि बाकी कुछ सीख सकें। तो कोई हम कहेंगे कि कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए इनको कि नहीं मिलनी चाहिए? डंडा उसे ना मरवाएं यार, मतलब हम समझा रहे हैं। देखिए हम बहुत टॉलरेंट हो गए हैं, गन मार के लोग चले जाते हैं, वी आर लाइक ठीक है ना, शरारती हैं। ये शरारत नहीं है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट है। ये जाने दोगे तो आगे क्या क्या करेंगे? एनीवे आप ये वही है जो पुलिस वालों को पकड़ के फेंटा लगाते हैं फिर जलसों में। बिल्कुल, बिकॉज दे फील एंटाइटल्ड कि हम कर सकते हैं। अच्छा निसार बताएं। अभी तरबियत हो खराब हुई है यूथ की, तो टाइम लगेगा ठीक होने में। कोई बताएं निसार। मुकामी लोगों की जानिब से अभी तक पुलिस में कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई गई और लोगों का कहना है कि हम समझा रहे हैं लोगों को। इस तरह के जो टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट समझ भी जाते हैं और आसानी से उनकी बात को जो है वो मान भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में ऐसे टूरिस्ट हैं जो थोड़ी रिजिस्ट करते हैं और बहस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुकामी लोगों का ये कहना है कि हमारे मेहमान हैं और ये इनको समझा रहे हैं हम लोग। इनके हवाले से पुलिस में कंप्लेन करने के लिए मुकामी लोग बिल्कुल तैयार नहीं है और इनकी एक दफ़ा फिर मीडिया के जरिए रिक्वेस्ट है आने वाले सयाहों से, यहाँ इस इलाके की सेंसिटिविटी को समझें, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी को समझें और यहाँ पे गंदगी फैलाने से इज्तनाब करें। और दूसरी बात जो है, जो जितने फलदार दरख्त है ये आप लोगों के लिए हैं, इसमें से खाएं लेकिन इसको नुकसान न पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया निसार अब्बास भाई, ये ना करें। और मैं कह रहा था कि ज़रा टाइम नौजवानों को इस नहज तक पहुंचाने में भी किसी ने टाइम लगाया तो उनको ठीक करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर के इलेक्ट्रिक की ये तफसील आई है कि भाई उन्होंने पीक एंड ऑफ पीक टाइमिंग्स अपने चेंज नहीं किए। अप्रैल से अक्टूबर 6:30 से 10:30, नवंबर से मार्च 6 से 10 और ये 3 फेज मीटर थे ना कि 2 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया, वो नहीं किया उन्होंने अपेरेंटली। के इलेक्ट्रिक इट रिमेन्स द सेम। That is it for today. We're going to see you tomorrow.